नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के सर्वमान्य स्वीकार्य नेता, जो कभी कभी अत्यंत ही गंभीर और कभी बहुत हल्के दर्जे की राजनीति करते हैं, उनके जन्मदिन पर मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो श्री राहुल गांधी जी को अपना सर्वोच्च आशीर्वाद प्रदान करें और उनके जो उनका मनसा हो, जो वो हो, उन्हें बख्शे। मैं इसके अलावा और का आशा। खैर, राहुल गांधी जी का जहाँ तक राजनीति है वो मुझे अच्छी लगती है। मैं उसको बुरा लगने से क्या मतलब। राहुल गांधी जी बहुत ही शानदार राजनीतिक आदमी हैं और उनका राजनीति अपने हिसाब से ठीक है। राहुल जी इसको समझे और मुझे मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक सर्वमान्य राजनीतिक शख्सियत बने और देश को मजबूत विपक्ष के रूप में मजबूर करें राजनीति की पाक और साफ सफाई के लिए। खैर, एक चीज और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बीइंग ए दिल्ली निवासी, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं लेकिन दिल्ली में रहता हूं, तो उस वजह से एक और चीज मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लगातार विफल होते कारनामों से दुखी होकर के, व्यथित होकर के माननीय गृह मंत्री जी ने जब से चार्ज संभाला है तब से कोरोना पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया गया है और कुछ होते हुए दिखता है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी के आने के बाद अस्पतालों की व्यवस्था सुधरी है, वहाँ की देखरेख सुधरा है, कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनने का कार्यक्रम बना, मतलब ठीक है। तो माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देर आए दुरुस्त आए और आप एक बढ़िया कार्यक्रम किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि माननीय गृह मंत्री जी जब से अपना योगदान देना दिल्ली में चालू किए हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है और मैं इसका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मित्रों, एक और बड़ा महत्वपूर्ण आज दिल्ली में हुआ। पता चला कि दिल्ली में कोरोना जांच के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं और बहुत लोगों ने उसका फायदा उठाया है। ये मैं तो ये मांग कर रहा था कि खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कम किया, चले और कम होगा। हम लोग मोबाइल भी जब लिए थे तो 16 रुपये आने और जाने का था। मैं जब से लिया था तब से 8 रुपया था शायद जाने का, और 16 रुपये और आने का 8 रुपया, कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं है। जब मैं मोबाइल लिया था तो आने जाने का था। अब जबरदस्ती डाटा फ्री दे रहा है, आपके मोबाइल में डाटा ना हो तब भी फ्री दे रहा, आगे आगे बढ़ेगा। वो एक सराहनीय पहल है। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण एक और था। मैं बीइंग ए भारतीय, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। देश भर से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन अमर शहीदों का पवित्र पार्थिव शरीर देश भर के कोने कोने में गया। मैं सामाजिक आदमी हूँ और समाज में रहता हूँ, देखता हूँ सामाजिक ढांचा और सामाजिक कार्यक्रम कि लोग तरसते हैं उतना भीड़ और उतनी रिसेप्शन पाने के लिए। राजनेता तो कलपते हैं कि यार काश हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता कि इतनी सलामी, इतनी भीड़ जो एक दर्शन पाने के लिए बेताब थी पूरे देश भर में, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, जहाँ जहाँ उन रणबांकुरों का पार्थिव शरीर गया, वो सब के सब लोग लालायित थे उनको एक दर्शन देने के लिए, अपनी अंतिम सलामी देने के लिए, अपना अंतिम सलूट देने के लिए। वो बहुत ही
प्राउड करने वाला था। मित्रों, मौत तो आनी है, सबको आनी है, जो जन्मा है वो जाएगा, ये शाश्वत सत्य है। और जो जाएगा वो किस तरह से जाएगा ये आपके अपने हाथ में है। ये आपके अपने हाथ में कि आप आए हैं तो आप किस तरह से जाएंगे, ये आपके अपने हाथ में है। और जो हमारे रणबांकुरों ने अपने जाने को चुना है वो देश के लिए कुछ कर गुजरने को, देश के लिए कुछ करके जाने को सोचा है। और उसका वजह है कि आज पूरी दुनिया उनको सलाम कर रहे हैं। आज पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है, झुका हुआ है और कह रहा है कि मौत हो तो ऐसा ही हो जो देश के काम आवे, जो देश के नाम आवे। खैर, मैं अपने तरफ से उन सारे रणबांकुरों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा उम्र फौज में जाने का तो नहीं है, मैं सीमा पर जा करके लड़ूं ऐसी मेरे ना तो सौभाग्य है ना ही मेरी स्थिति है। लेकिन हाँ, मैं उन रणबांकुरों के लिए अगर कुछ कर सकूं, उनकी स्तुति गान कर सकूं, उनके लिए जय जयकार कर सकूं, तो ये भी मेरे लिए परम सौभाग्य का बात होगा। और मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। मित्रों, आज का बात कहने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मेरा न किसी के साथ ना तो कोई राजनीतिक द्वेष है, ना ही किसी के साथ कोई मैं एक ना पक्ष ना विपक्ष में आदमी हूं, निष्पक्ष वाली रणनीति के तहत अपना काम करता हूं। अब मैं शुरू करता हूं अपने उस मैटर का जो मैंने हेडलाइन में लगा रखा है। मैंने हेडलाइन में लगा रखा है कि अगर सर्वदलीय बैठक का औचित्य क्या है, पहले उस पर बात करें। जब भी कोई किसी मामले पर सर्वदलीय बैठक होता है तो बैठक में वो क्या बात बोलते हैं वहां पता चलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, ब्रीफ आता है कि जी सभी ने सरकार का साथ दिया, सभी ने सरकार को खुली छूट दे दी है, सभी ने कहा है कि हाँ भाई हम सरकार के साथ हैं, जो हमारा सरकार कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। सबके सब करीब करीब यही बात बोलते हैं। लेकिन जो लोग उसमें से बाहर निकल के आते हैं उन सब लोगों का करीब करीब वक्तव्य अलग अलग होता है। मतलब करीब सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक साधने में लगे होते हैं। सरकार में जो हो, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, वो भी राजनीति करती है, वो भी उन अपोजिशन वाले को साधने का प्रयास करती है ताकि वो जो पब्लिक में जा करके बोल रहे हैं उनको हम बोले कि देखिए मीटिंग में तो उन्होंने सरकार का साथ दिया और बाहर जा करके ये बोल रहे हैं, ये इनके ओछी मानसिकता फलाना ढिमाका। वो मैं उस पर उतना निम्न स्तर पर नहीं जाता हूँ। अब प्रश्न उठता है मेरा अगला प्रश्न कि अगर विपक्ष को ही साधना था तो फिर चैनल वालों पर क्यों न विचार विमर्श हो कि भाई इनको भी साधने का कोई जुगाड़ किया जाए, इनको भी विश्वास में लेने का कोई बात हो। ये बात क्यों करो वो आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये चैनल वाले की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 5 बजे सर्वदलीय बैठक का आहूत 3 दिन पहले कर दिया था। लेकिन 1 हफ्ता पहले से जब से ये चीन में का टसल का समाचार आया है तब से करीब करीब सभी समाचार चैनलों पर सर्वदलीय बैठक हो रही है। सभी दल के लोग चैनल पर आ रहे हैं, पक्ष में, विपक्ष में, निष्पक्ष में, सेना के रिटायर अफसर, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। जिस राजनीतिक पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है उसमें किसी एक आदमी को उठा के कह रहा है कि भाई ये फलाना पार्टी का समर्थक है, उस पार्टी का उसको कोई समर्थन प्राप्त हो ना हो, चैनल वाले उसको पार्टी का समर्थक प्रवक्ता घोषित कर दिया। कई आम राह चलते लोगों को, पता ना वो अंडे बेचने का दुकान करता था या साड़ी बेचने का करता था, कई बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का प्रवक्ता का तगमा दिया जा चुका है उसको, और उसका वो फायदा भी उठा रहा है, उसका नाम हो रहा है दुनिया में, उसका पहचान बन रही है कि भाई ये आदमी फलाना पार्टी से बात करता है, फलाना पार्टी का प्रवक्ता है, फलाना पार्टी का समर्थक है। तो फिर आज का ये सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब हो कि उसमें ऑफिशियली पार्टी प्रवक्ता आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं।
जिसका चीन, जापान और पाकिस्तान नाजायज फायदा उठाता है। मैं आज यूट्यूब पर पाकिस्तान का एक चैनल देख रहा था, जियो टीवी के प्राइम टाइम में ये बताया जा रहा था कि भारत के फलाने पत्रकार ने ये ट्वीट किया है कि क्यों ना हम ये ट्रीटी खत्म कर दे, फलाना ढिमका। ये राजनीतिक पार्टी वाले तो अलग अलग बात करते हैं। राजनीतिक पार्टी में तो बड़ा अफसोस की बात है कि अपनी वोट बैंक की लाइन से आगे राजनीतिक पार्टी बढ़ती ही नहीं। जैसे एक बड़ा दुखद वीडियो वायरल हुआ है आज, जम्मू कश्मीर का एक नेता है कांग्रेस पार्टी के, उसी नाम का एक बड़ा ही आतताई आतंकवादी नेता था जिसको पुलिस ढूंढ रही है, वो देश छोड़ करके भागा हुआ है। टीटी के माध्यम से उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। नाम सेम है, काम भी सेम ही लगता है। उसका वायरल हुआ है, वो बड़ा खुश हो रहा है कि 135 किलोमीटर अंदर आ गई है चीन की सेना। वो जो नदी है, उस नदी की पूरी लंबाई 135 किलोमीटर नहीं है। मतलब लेह लद्दाख छोड़िए, कश्मीर के अंदर तक भी 135 किलोमीटर की सीमा नहीं है। वो कितना उतावला है, ये कहने में प्राउड कर रहा है कि जी मतलब भारत का पॉलिटिशियन है, भारत के सबसे पुराने पार्टी का नेता है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। वो इस बात का खुश हो रहा है कि पाकिस्तान चीन की सेना 135 किलोमीटर अंदर घुस आई है, और वो खुशी व्यक्त कर रहा है कि अब यही एक मौका है कि अब हमको वापस फिर धारा 370 मिल जाएगा, 35 से फिर आ जाएगा, और हम फिर वही मजे कूटेंगे कि कुछ आतंकवादी के नाम पर, कुछ विकास के नाम पर, फलाना नाम पर पैसा लीजिए और आपस में बंदरबाट कर लीजिए, कश्मीर की जनता के पास जाए या ना जाए। कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि उनकी मार्गदर्शन पढ़ लूँ। एक तो हमारे मयंक मधुर जी हैं, बॉलीवुड के सिनेमा में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल नेता हैं। आपने लिखा है कि राकेश परमार सर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर क्या कहना है? मेरी टीम द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर सीएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया जाए। बड़ी खुशी की बात है, बट ये अभी ना मेरा मामला डिरेल हो जाएगा मयंक भाई, इसलिए इस विषय पर दोबारा बात करेंगे। या एक मैंने कल सुशांत पर रखा था, आप आए नहीं तो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। मेरा मामला सुशांत पर ही था, लेकिन अभी मामला डिरेल हो जाएगा। अभी मामला दूसरा है, अभी इस पर बात नहीं करते क्योंकि ये मामला दूसरे तरफ चला जाएगा। सुशांत के मरने का मुझे बड़ा अफसोस है और जितना भी किया जा सकता है मैं करने को तैयार हूँ। दूसरा मयंक ने लिखा है, लेकिन दिल्ली में भी एक दर्ज करवाने का प्रयास किया। हाँ, बिल्कुल करवाना चाहिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है और होना ही चाहिए, इसमें कहीं दुराई नहीं। तो समाचार चैनल की पहले मैं बात करता हूं। आज एनडीटीवी इंडिया प्राइम टाइम में देख रहा था 9 बजे वाला। एनडीटीवी इंडिया पर एक कार्यक्रम चल रहा था। एनडीटीवी उसका जो पोस्टरिंग कर रहा था एनडीटीवी, वो ये कहने का मतलब था कि भारत सरकार बिल्कुल फेलियर है, झूठ बोल रही है, वो किसी काम की नहीं है, नकारा है। पोस्टरिंग यही था। वो पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहा था ये कह करके कि देखिए हमारे 10 सैनिकों को अपहरण कर लिया था चीन ने। वो एक हाई लेवल मीटिंग की, फौज टू फौज हुई और वो आज छोड़ दिए गए। देखिए, मेरे पास ये सूचना नहीं है कि हमारे किसी 10 सैनिक का अपहरण हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि एनडीटीवी के अलावा शायद किसी और चैनल पर ये नहीं आया है। मुझे जहां तक ध्यान है कि भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय ने भी ऐसा कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नहीं कहा कि उसके किसी सैनिकों का कोई अपहरण चीन में हुआ था, जो आज रिलीज हो गए। 20 सैनिक अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, ये है सरकार के द्वारा आ चुका है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आ चुका है, मिलिट्री के द्वारा आ चुका है, तो हम उसी को मान रहे हैं। अब इसमें 2 प्रश्न उठ रहा है। पहला प्रश्न कि क्या एनडीटीवी हमारे भारतीय जनमानस को डरा रही है कि भाई देखिए आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, 10 तो अपहरण कर लिया था, 20 मार दिया, हमारी स्थिति कहाँ है? या वो किसी को खुश कर रहा है, या वो ठीक वही बात कर रहा है जो राहुल गांधी जी अपने वीडियो में बोले हैं, जो आदरणीय सोनिया जी अपने वीडियो में बोली है। सोनिया जी ने कहा था कि ये मीटिंग लेट हुआ है। खैर, वो प्रधानमंत्री जाने की मीटिंग लेट का क्या मतलब है, मीटिंग अर्लियर हो जाना है तो क्या फायदा होता। मैं इस विषय पर इसलिए नहीं जान सकता, इस विषय पर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो चीन और भारत में जो सीमा विवाद हो रहा था, दोनों तरफ के उसके जवानों के द्वारा गुत्थम-गुत्थ हो रहा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले वहाँ की स्थिति सोचने से पहले आल पार्टी मीटिंग बुला करके बताना चाहिए था कि क्या करें। दूसरा, एनडीटीवी ने एक और प्रश्न किया, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने भी प्रश्न उठाया है
और दोनों मत देखिए मैं कहाँ लग रहा है, मतलब कहाँ रिलेट हो रहा है एनडीटीवी और कांग्रेस, उस पर चर्चा करूँ मैं। इसलिए कहा कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो रही है तो फिर ऑल चैनल पर क्यों ना बात विचार विमर्श हो कि ऑल चैनल मीटिंग भी किया जाए, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का दर्जा नहीं दिया जाए। जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो वो कोई वार्ता नहीं होता, अपनी अपनी बात रखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है। तो ये चैनल वाले क्या वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैसियत से जाएंगे कि पार्टी के हैसियत से जाएंगे और प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगे या अपना बात रखेंगे, ये भी डिसाइड करें। इसलिए मैंने विचार और विमर्श शब्द लगाया कि विचार विमर्श होना चाहिए। ये नहीं कहा कि ये बात आहुति हो जाए कि जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसी तरह से ऑल चैनल मीटिंग भी हो। ये मैंने विचार विमर्श लगाए क्योंकि उस सब राय का बात है, सोचने की बातें है भी कि नहीं, होना चाहिए भी कि नहीं, इस पर बात है। एनडीटीवी इंडिया के आज 9 बजे के प्राइम टाइम में ऑफिशियल होता है, यूट्यूब पर है, वो कोई मैं मिथ्या बात नहीं है और ना ही एनडीटीवी वाला मेरे को केस कर सकते, कुछ ने खुद ही बोला है और उस पर राय रखना मेरा काम है। एनडीटीवी के निधि कुमार ने कहा कि वो क्या कारण था कि हमारे जवान बिना हथियार के गए थे। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि निधि कुमार कम अकल है या एनडीटीवी में काम करने का मतलब है कि आप सरकार के विरोध के लिए कुछ भी करेगा, मतलब आखिर ना समझ लोग हैं। राहुल गांधी को तो राजनीतिक माइलेज लेना है, उनको मालूम है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है सामरिक दृष्टि से ना ही राजनीतिक दृष्टि से। हाँ, मैं अपने वोटरों को, अपने कार्यकर्ताओं को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि देखो मैंने सरकार का विरोध किया है, तुम लोग बिल्कुल चढ़ाई किए रहो। तो वो एक राजनीतिक शख्सियत है, अध्यक्ष रहे हैं और ना भी रहे हो तो कांग्रेस वही है, कांग्रेस दूसरा है कौन। तो वो अपने कमांडर होने के नाते अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं। मैं बीपी भाई को नमस्कार बोल रहा हूँ, बीपी भाई आपकी बात पढ़ूंगा, बने रहिएगा, मैं जरा अपनी बात रख लूँ क्योंकि डिटेल हो जाएगा, मामला चूक जाएगा। मतलब पूरे एपिसोड में जो हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं उनमें से किसी के कनपटी पे गोली नहीं लगी, ना ही कोई बम छुड़ा है। मतलब चीनी सेना भी हथियार का इस्तेमाल नहीं की है, मतलब असलहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मलयुद्ध में हो सकता है वो घातक लोग हैं, उनका काम ही घात लगा के करना है, तो घात लगा के सरिया, राड, ईंट, पत्थर का इस्तेमाल किया हो और इसे कुचल कुचल करके और सरिया और राड से सर पर मार मार करके आदमी की हत्या की जा सकती है, ऐसा संभव है। मतलब आप जो हमारे पत्रकार लोग पढ़े लिखे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी है देश के प्रति उनकी। मैं राहुल गांधी की बात का उतना बुरा नहीं माना जितना मैं एनडीटीवी की बात का मान रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी तो राजनीतिक है, उनका बाद में कहेंगे कि हाँ जी तो फलाना जी तो ढमाका जी, लेकिन ये पत्रकार का तो काम खोजी पत्रकारिता है, उसको बात में से बात निकालना है, उनको लोगों सरकार की कमियों को उजागर करना है, जनता के प्रश्न को रखना है। तो जनता के प्रश्न में जनता ये जानना चाहेगी ना, तो क्या भारत के जो 20 लोग शहीद हुए उसमें से चीन ने कोई गोलीबारी की, चीन ने कोई बंदूक से मारा, वो सरिया बांध के पता न क्या था, वो तो फेंक तैर रहा है। सरकार की तरफ से उस हथियारों का कोई मजमून नहीं आया है, इसलिए मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। तो एनडीटीवी किस अधिकार से कह रहा है कि जी भाई वहां पर आप हथियार लेके क्यों नहीं गए? भाई तो जहां उन लोगों ने इन पर हमला किया उनके बाद भी तो हथियार नहीं था, मतलब दोनों लोग मल युद्ध में हुए। चूंकि पहाड़ी इलाका है, कोई भी पत्थर का टुकड़ा उड़ा के किसी पर अगर बढ़िया से सर पे मार दिया जाए तो आदमी मर सकता है। तो ये मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, मैं समझ रहा हूँ किसका एजेंडा चला रहा है एनडीटीवी इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं एनडीटीवी से दुखी हूं तो मैं एबीपी और आज तक से भी दुखी हूं, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया जितना दुखी कर रहा है एबीपी और आज तक भी उतना ही दुखी कर रहा है। मतलब एबीपी और आज तक तो बिल्कुल सरकारी प्रवक्ता की तरह से काम कर रहा है, वो भी ठीक नहीं है। मतलब मैं तीनों ही लोगों का विरोधी हूँ, बट एनडीटीवी पर घोर विरोध कर रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई वो ट्रीटी थी, दोनों सरकारों की ट्रीटी थी, होती भी है। आप किसी फौज के किसी आदमी को उदाहरण है जो 62 वर्ष के बाद दिमाग फ्यूज हो गया उसका, अब उसका कोई बयान दिखा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। बाकी जो हमारे फौज के लोग हैं जो और चैनलों पे आ रहे हैं उनको आप बुला नहीं रहे, वो कह रहे कि नहीं जो हमारी सरकार ने जो किया वो बड़ा ठीक किया है। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी हमारा सरकार का बयान आया था कि 1 इंच जमीन ना लिया है, ना कब्जा किया है, ना ही कोई अंदर घुसा था, तो झगड़ा क्यों होगा। मतलब मैं बड़ा चिंतित हूँ। मुझे तो सरकार से मांग कर भाई उन लोगों की डिग्री उग्री जांच हो, पढ़े उड़े भी है कि नहीं, सामाजिक थोड़ी सी विज्ञान है कि नहीं है। अरे कोई जरूरी है कि घर में घुस के ही मार करे, घर में घुसने का प्रयास में भी तो मार हो सकता है। हो सकता है चाइनीज सेना हमारे घर में घुसने के प्रयास कर रहे थे और हमारे जाबाज बहादुर वहां खड़े थे और उन लोगों ने उनको रोका, ललकारा और झगड़ा हुआ और मारपीट हुई और जाने गई, ये भी तो हो सकता है।
मतलब बिल्कुल वाहियात और बेमतलब का प्रश्न है कि भाई आप प्रधानमंत्री के बात को सिरे से नकार देने की कसम खा रखा है। जिस तरह से आप कोई पार्टी के प्रवक्ता है, आपको कोई पार्टी का लाइन है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बोलती, सपा बोलती, बसपा बोलती, बहुजन समाज पार्टी बोलती कि आप ऐसा कर, तो समझ में आता है क्योंकि उनको राजनीतिक माइलेज लेना है। आप तो पत्रकार हैं, आप तो प्रेस है, आपको तो जनता का प्रश्न उठाना है, तो आपको ये सिंपल जनरल नॉलेज तो होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा एक भी जमीन कब्जा नहीं हुआ है, ना ही कोई हमें घुसा है, तो फिर ये एनडीटीवी कह रहे तो फिर इतनी जाने क्यों भी? अरे भाई, हो सकता है घुसने का प्रयास किया हो और हमारी सेना वहां पर रोकी हो। जैसा बताया जा रहा है कि चीन के राजनयिक ने दिल्ली में अपने समकक्ष को आकर कहा कि हम पीछे जा रहे हैं। अमूमन झूठ बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में झूठ बोले थे, हिंदी चीनी भाई भाई। हालांकि अब मामला आ गया है हिंदी चीनी बाई बाई करने का, भाई भाई नहीं बाई बाई करिए, चीनी संपत्ति बाई बाई, चीनी प्रोडक्ट बाई बाई, चीनी है बाई बाई, क्योंकि अब भाई भाई वाला रोल खत्म हो गया है। तो उसमें वो गए देखने के लिए, वाकई वो गए है कि नहीं, क्योंकि वो कह तो रहे थे कि मैं चला गया, लेकिन वही घात लगा कर बैठे थे और उन पर आक्रमण कर दिया। उनकी स्थिति है कि ऊंचाई पर बैठे होते, पत्थर उथल फेंक रहे थे, हम बहुत कई फीट नीचे थे और वो कई फीट ऊपर है, तो ऊपर से छोटा पत्थर, विज्ञान का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी में, इसीलिए फल नीचे गिरता है। ये न्यूटन ने साबित किया था, जब सेब नीचे गिरा था तो कहा कि भाई नीचे गिरा क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया? वहीं पर धरती का गुरुत्वाकर्षण पता चला। चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ इस वजह से हूँ, और गुरुत्वाकर्षण में स्पीड बढ़ती है, मतलब एक पत्थर 1 किलो का आप 1 फुट से गिराएंगे तो उसका वजन आते आते दूसरा होगा, 2 फुट से गिराएंगे तो दूसरा होगा, 5 फुट से गिराएंगे तो दूसरा होगा, 500 फुट से गिराएंगे तो वो ज़्यादा होगा, मतलब क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से उसका गुणक तो बढ़ता जाता है, उसका वजन बढ़ता जाता है। एक पत्थर फेंक के मारा जाए और जोर लगा के फेंक के मारा जाए, बंदूक की गोली इसलिए काम करती है कि उसमें बारूद उसको स्पीड बढ़ा देता है, इसीलिए वो छड़ा आपके शरीर में छेद के जान लेता है, और उसी छड़ को अगर मैं हाथ से आपके मुंह पर फेंकूं तो आप हाथ से पकड़ लेंगे। तो वो विज्ञान है, वो ऊंचाई से मार रहा है, हमारे सैनिक नीचे घायल हो जा रहे हैं, ये संभव है। इस विषय पर क्या प्रश्न था मेरे समझ में नहीं है। फिर भी बीपी भाई और आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम बनाऊँ। पहले बीपी भाई ऊपर लिखे, मैं उनका प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी का। बीपी भाई लिख रहे कि नमस्कार, सर्वदलीय बैठक का आयोजन के पीछे एक ही मतलब है कि सब मिलकर सरकार को देश हित में फैसला लेने को अनुमति दे, सारे पक्ष विपक्ष को सहमति से जंग लड़ा जाए, कल कोई अनाप शनाप ना बोले। यहाँ तो भारत में जयचंद पार्टी है और जयचंद नेताओं की कमी नहीं है। सब मिलकर मोदी जी को फुल पावर दे, यूनाइटेड भारत के दुश्मन देश का हौसला भी पस्त। असल में बीपी भाई आप वो लिख रहे हैं जो सर्वदलीय बैठक का मजमून होना चाहिए, जो सोच करके हमारे संविधान निर्माताओं ने या विद्वान नेताओं ने कल्पना किया था। अगर यही होता तो मेरा आज का फेसबुक लाइव इस पर नहीं होता। मेरा कहना है कि जब सर्वदलीय बैठक यही है तो फिर सोनिया गांधी क्यों कह रही है कि लेट पूछा गया, ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि ये माइलेज नहीं लिया जाना चाहिए, फिर और राजनीतिक पार्टी के दल अलग अलग बयान क्यों रख रहे हैं? सर्वदलीय बैठक में तो इसलिए कहा कि जी नमस्कार, मैं आया हूं और मैं अपना सारा पावर आपको देता हूं, चीन के साथ आप जो भी करें हम आपके साथ हैं। सिंपल एक लाइन कहा के हटो। उसमें फिर माइलेज लेने की आपकी अपनी अपनी बात रखने का क्या मतलब है? राजनीतिक मुद्दे पर तो बात थी नहीं, चीन के मुद्दे पर बात थी, और चीन के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे, विदेश मामले पर हम सब एक है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश में गए थे और उन्होंने कहा था, बोला जी हमारे साथ तो देश में कॉन्शियस है कि हम विदेशी मामलों में अपने सरकार के साथ हैं। आदरणीय अटल आडवाणी जी विदेश में गए हुए थे, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। वहाँ पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने माइक मुंह में लगा के पूछ दिया कि आपके यहाँ देश में सरकार चल रही है, उसके विषय में कुछ कहिए। अब वो चूंकि बियॉन्ड द बाउंड्री थे तो वहाँ विपक्ष के नेता नहीं तो भारत के नेता थे। उन्होंने बोला हमारे देश में बहुत बड़े सरकार चल रहा है, बहुत बड़े। तो मनरेगा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर गरीब को डायरेक्ट हाथ में पैसा मिला है। कांग्रेस वाले लोग उसी को लेकर कहा कि आडवाणी जी ने कहा, आडवाणी ने कहा, उनको सबर ही नहीं थी। यहाँ बात बीपी भाई जो आप कह रहे हो वो होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ना। मेरा प्रश्न तो यही था कि आप बाहर कुछ बोल रहे हैं, अंदर कुछ बोल रहे हैं, फिर उस मीटिंग का औचित्य क्या है? ये मेरा कहना था। फिर आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम बोला। आपने बोला कि सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार उनका कोई भी जवान लापता नहीं है, यही सब। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बयान ही यही है कि कोई लापता नहीं है, कोई कब्जे में नहीं है।
मेरा कहने का मतलब है कि एनडीटीवी जो प्रश्न कह रहा है कि जी 10 आदमी लापता हो गए, 20 आदमी अपहरण हो गए हैं, जिसमें 4 जवान है, 4 अधिकारी हैं, 6 जवान है, मतलब इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है उसका क्या मतलब है? भारत के आम नागरिक को ये बताना कि भाई तुम अपनी सरकार को इतराओ नहीं, ये वही सरकार है जो 20 आदमी को मरवा दिया और 10 आदमी को किडनैप करवा दिया। क्या आप डरवा रहे हैं? और अगर इस तरह की संवेदनशील प्रश्न पूछता है तो आप मेल लेकर के पूछते और मेल लेकर के जवाब लेते और इसको सार्वजनिक ना करते, तब ना होता कि आपको देश हित मतलब है, सर्वोपरि मतलब है, आपका टीआरपी मतलब नहीं है। अगर इस तरह से होता रहा तो मुझे लग रहा है कि मांग आगे होने लगे कि भाई क्यों ना संवेदनशील मुद्दों पर चैनलों पर किसी तरह की बहस बकवास ना हो। जिस तरह से चीन में चैनल सेंसर है, मैं तो नहीं चाहता कि चीन वाली स्थिति भारत में हो जाए, लेकिन ये तो मैं जरूर चाहूंगा कि अनाप शनाप मुद्दों पर अनाप शनाप ना बोला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे बयानवीर पत्रकार हैं जो ट्वीट करके लिखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई जिसमें सेना भेजने की बात कही जा रही है, मतलब आप चीन को बता रहे हैं, पाकिस्तान को बता रहे हैं। ये भी हमारे चैनलों को देखा गया, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को देखा गया और लोगों को देखा गया। हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियों की बात देखी गई है, कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टियां जिसको चीन के साथ सिंपैथी है, लगाव है, वो अमेरिका को इसमें घसीट रहा। भारत चीन में अमेरिका कहां से आया? मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मेरा जहां तक मानना है, जो मेरी समझ है कि चीन 40 साल के बाद इस तरह की सोच कैसे उत्पन्न किया, इस विषय पर मेरा विचार, जैसे कल एनडीटीवी में बताने का प्रयास किया जा रहा था और आशुतोष जो पत्रकार है, जो आम आदमी पार्टी से निकाला जा चुका है, मतलब केजरीवाल ने उसके पिछवाड़े पे, मतलब वो जो कहता है मैं नहीं चाहता कहना, लगा के भेज दिया। वो भी बेचारा संसद विधायक बनने के उद्देश्य से अच्छा भला महंगा नौकरी छोड़ के गया था, अब वो कहीं का नहीं रहा, मतलब उसका धोबी का वो वाला हो गया, ना वहाँ का ना वहाँ का। आप सब तो जानते होंगे ना, आशुतोष के हाल इस वक्त है, वो धोबी के वो वाला हो गया, ना वहाँ का है ना वहाँ का है। मैं अपने मुँह से नहीं करना चाहता, बाकी आप सब तो समझदार है, समझ ही गए होंगे। वो हमारे काटजूस जी का बयान ले रहा था, उसने अपने जो उसका यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है उस पर है, वो कोई भी देख सकता है। तो विवेक काटजू जी हमारे राजनयिक है, उनसे वो पूछ रहा था, पूरे प्रश्न में वो चाहा कि विवेक काटजू से ये कहवा दूं कि भारत सरकार खराब कर रही है। उसका प्रश्न क्या था, किस तरह का प्रश्न, सुनिए। काटजू साहब एक जो बताया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 370 भी हटा दिए, 35 से भी हटा दिए, पाकिस्तान को भी धमका दिए, इस सब दे करके चीन सीमा तक सड़क भी बना रहे हैं, अपना लाव लश्कर बढ़ाए, इससे चीन भड़क गया। अरे चीन ना भड़ के इसलिए मैं क्या करूं, अपने हथियार फेंक दूं, सड़क को तुड़वा दूं, चीन को कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दूं? प्रश्न ही अजीब है। मतलब उसका जो वो पोर्ट्रेट कर रहा था ना अपने पूरे इंटरव्यू साक्षात्कार का, वो यही कि सरकार ये कर रही है, उससे चीन भड़क गया। चीन के भड़कने से हमको क्या मतलब भाई? हम चीन, हमें अपने स्वाभिमान से मतलब, अपने आन बान शान से मतलब कि हमको चीन की सोच से क्या मतलब है? चीन हमारा सोचता है? चीन पाकिस्तान में आर्म सप्लाई कर रहा है, वहां का जितना हथियार है वो चीन दे रहा है। क्या चीन हमारा सोचता है कि भाई पाकिस्तान एक बदतमीज पड़ोसी है, हर मामले में रोज इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है और हम उसको हथियार देते हैं? तो क्या उसने कभी हमारे विषय में सोचा? चीन ने तो यहां तक भी नहीं सोचा कि वो जो उसका सीपेक बन रहा है वो भारत के हिस्से से जा रहा है। उसको पता है ना कि जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, वो पीओके है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, असल में भारत का अंग है, उससे वो लेके जा रहा, तो उसको एक बार कंसल्ट करना चाहिए ना भारत से कि भाई ये विवादित जमीन है, आप अपना दावा करते हैं, पाकिस्तान अपना दावा करता है, कश्मीरी अपना दावा करते हैं, मैं वहां से रूल लेके जा रहा हूँ, आपको कोई एतराज है क्या? क्योंकि वो तो अगर कोई चीन भारत के साथ सड़क निर्माण करेगा तो टीटी करेगा ना भाई। पुल बनाने के ठेका लिया था तो टीटी किया ना, मूर्ति बनाया तो टीटी किया ना, तो उसमें भारत के साथ करता, उसमें क्या ये एक बार एक राय ले लेता कि ये ऐसा बात है? तो चीन ने हमारे भावना की कदर की, तुमको हमारे भावना की ज्यादा कदर है। इसी बात में मुझे काशीराम जी याद आ जाते हैं। काशीराम जी ठीक है क्या तुम्हारे साथ? मैं तो वो काशीराम जी को मैं प्रणाम करता हूं, तुम उसी के लायक हो। तुम्हारा प्रश्न का फोटो कि यही लोकतंत्र है, यही पत्रकारिता है कि तुम अपने बातों से पोर्ट्रेट करने का प्रयास करोगे कि हमारी सरकार गलत आ रही है। इन सब बातों को लेकर के मैं सोच रहा हूं कि क्या सर्वदलीय बैठक की जगह सर्वचनीय बैठक होना चाहिए और उनको ब्रीफ होना चाहिए कि देखो बकवास ना करो, सच्चाई ये है और इसी लाइन में बोलो। हालांकि लोकतंत्र में चौथा खंभा स्वतंत्र है और इसको स्वतंत्र ही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये दुखद है, गलत है, चिंतनीय है। लेकिन फिर भी जो कृत्य चैनल वाले कर रहे हैं, कुछ चैनल वाले, वो घोर निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। ओंकार नाथ सिंह जी की सबसे बड़ी खूबी है कि पूरा सुनने के बाद मुझे मार्गदर्शन देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनको लगता है कि भाई परमार की सारी सुन लो, पूरी आशीर्वाद उस पर बनाए रखो, अंत में अपना आशीर्वाद दो, अपना प्रश्न करो। ओंकार नाथ सिंह जी को सादर प्रणाम। आपने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार जी, सादर प्रणाम। भारत सरकार को तत्काल स्वतंत्र देश हेतु हांगकांग को सब देखिए, हांगकांग और वियतनाम, भारत सरकार इस चैनल पर इस मुद्दे पर काम कर रही है। आपको ओंकार नाथ सिंह जी एक और चीज बता दूं, हालांकि सामरिक महत्वाकांक्षा में चर्चा का बात नहीं है। नाटो ने भारत सरकार को समर्थन देने का करीब करीब मन बना लिया है और उसकी शुरुआत पाकिस्तान के उस रवैये से हुआ है जिसमें अक्साई चीन के बॉर्डर वाला जो पाकिस्तान के पास कब्जा है उसको उसने चीन के हवाले कर दिया है और चीन ने अपना ट्रूप उतार दिया वहां पर। ये एकमात्र कारण बन रहा है जिससे नाटो भारत को समर्थन दे सकता है या अमेरिका और अमेरिका के मित्र देश भारत के साथ आ सकते हैं। चीन का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के पास गया, जैसे उसने अमेरिका का रुख भांपा, वो रूस के पास गया। रूसी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के साथ कल मीटिंग आहूत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और 27 तारीख को हमारे रक्षा मंत्री रूस के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मीटिंग करेंगे। उनका दौरा फिक्स हो गया है। जब भारत का रक्षा मंत्री वहां पर जाएगा तो मैं नहीं समझता कि 70% से भी ऊपर हथियार सप्लाई रूस हमारे यहाँ करता है तो हमारे सामरिक महत्व में किसी तरह का वो दखल अंदाजी करेगा, क्योंकि उसी के हथियार से उसी के विरुद्ध थोड़े लड़ेंगे। कम से कम वो हमारा समर्थन नहीं देगा तो न्यूट्रल तो रह सकता है। अगर रूस न्यूट्रल हो गया और अमेरिका हमारे साथ और नाटो के हमारे साथ आ गया तो फिर चीन कहाँ टिकता है। ये सिर्फ कल्पना मात्र से चीन सिहर रहा है और उसी का विवरण की चीन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हम आपको 3 फ्रंटों पर लड़ा देंगे, मतलब नेपाल, पाकिस्तान और एक तरफ से वो है। इस स्थिति में मुझे उस चूहिए की बात याद आ रही है। जंगल में एक मीटिंग हुआ, 2 शेरों में आपस में लड़ाई हो गया तो शेर बोला कि भाई सुनो तुम क्या करोगे, तो चूहिया बोले जी हम आपके साथ हैं। बोला चलो, दोनों शेर आपस में समझौता कर लिए। बोला यार तब से बोल बोल के बड़ी थके हैं, क्या करें। तो बोला चलो चूहे के नाश्ता करते हैं, बड़ा भोजन नहीं मिला तो इसी का नाश्ता करते हैं। तो उन्होंने उस चूहे का नाश्ता कर लिया। अब वो यही हाल नेपाल का होने वाला है कि भारत और चीन का आपस में शिविर हो जाएगा तो नेपाल तेरा क्या हुआ। ये सोच करके हंसी आती है। ये सोच करके मैं अब आगे की बात क्या कहूँ। पशुपतिनाथ नेपाल पर कृपा करें। नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, अभी वहाँ पर हिंदुज़म है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पड़ोसी हैं और इनके यहाँ हमारी सीमा फ्री है, आने जाने का वीज़ा नहीं लगता, तो इसी तरह से बना रहे। मित्रों, आज मेरा प्रश्न था कि सर्वदलीय मीटिंगों का क्या औचित्य है। सर्वदलीय मीटिंग 3 दिन बाद होता है और चैनलों पर सारे दल के लोग अपनी अपनी बात करते हैं और एक भी आदमी सरकार के पक्ष में बात नहीं करता, जबकि दुनिया में वो चैनल देखे जाते हैं। अब जब ये सामरिक महत्व और अब ये जो टसल चल रहा है तो दुनिया भर के लोग हमारे चैनलों को सुनेंगे अपनी अपने भाषा में ट्रांसलेट करके, तो वो कहेंगे कि ये कैसा देश है जो अपने प्रधानमंत्री के साथ भी नहीं है। इस देश के साथ झगड़ा की जरूरत नहीं है, तो खुद ही आपस में लड़के मर जाएंगे। हमारे देश की कितनी बदनामी होगी। फिर वो समझ जाएंगे कि ये ऐसा देश है जो सिर्फ कागज़ में कहता है कि जी हम आपके साथ हैं और जहाँ कहीं राजनीतिक माइलेज लेने की होती है तो सरकार के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता चैनलों पर बोलते हैं। दूसरा, जब वो समाचार चैनल देखेगा तो कहेगा कि इन चैनलों में पार्टी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई पत्रकार आ रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से पार्टी के पत्रकार हैं। इस स्थिति में उचित तो नहीं है बात की मांग करना, लेकिन क्या सर्वदलीय बैठक के साथ साथ सर्वचनीय बैठक का भी प्रचलन चलना चाहिए क्या? अगर ऐसा होगा तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे विद्वान न्याय संविधानविदों ने स्वतंत्रता दी है पत्रकारिता को, न्यायपालिका को, विधायिका को, और ये स्वतंत्रता कायम रहे तभी हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। वैसे लोकतंत्र की स्थिति कुछ चाटुकारों के लिए, कुछ लालची लोगों के लिए, कुछ परिवारवाद के अपनी सोच के लिए तो बड़ा गलत हो रहा है। बाकी ईश्वर सब पर कल्याण करें, माता रानी का आशीर्वाद आप सबको बनी रहे। वैश्विक महामारी कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा और चाइना का मान मर्दन होगा। शुरुआत प्रधानमंत्री ने किया है, उसके पहले आप लोग चाइनीज ऐप का बहिष्कार करें। मोबाइल ना पटके, महंगा है, लैपटॉप ना पटके, आपने मेहनत से लगा रखा है दाम, लेकिन कम से कम ये तो आप जरूर करें कि जो चाइना का ऐप है अगर उसी को आप अपने मोबाइल से रिमूव कर देंगे, चाइना को मैसेज मिल जाएगा कि सब भारतवासी एक है।
न हिंदू राष्ट्र, न खालिस्तान। अखंड रहे मेरा भारत, अखंड रहे मेरा हिंदुस्तान। आप सबको जय श्री राम, सादर प्रणाम।